अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि शेयर्स के टाइप्स कैसे होते हैं। ये सारी बात हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, कैसे इशू किया जाता है, कैसे कोई कंपनी जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे बनाती है। शेयर होल्डर तो कोई बाद में बनेगा ना, और कैसे उन लोगों से पैसा लिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, लेखांकन व्यवहार क्या होगा, ये हम लोग बात करेंगे और ये बात अगले वीडियो में करेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना कि किस स्टेप पर क्या चीज हो रही है, फिर उसको हम लोग अपने अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे, यही तो हमें करना है। तो ये करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रोसेस होती कैसे है और प्रोसेस क्यों होती है। ये तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। भाई कंपनी है, कंपनी तो एक लीगल पर्सन है, उसके पास खुद का पैसा तो है नहीं, तो उसको पैसे की जरूरत है और वो पैसे की जरूरत है ये कैसे बताती है कंपनी। तो इसमें कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं। पहला चरण यही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या करती है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? विवरण पत्रिका। विवरण पत्रिका में क्या है? उसका विवरण दिया जा रहा है कि कंपनी क्या काम करती है, समझ रहे हैं, और कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है। पहली बात तो ये होती है कि कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है और साथ में क्या काम करती है, फिर शेयर्स कैसे इशू करेगी। ठीक है। और आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो था उसमें ये भी लिखा रहता था, सीमा पार्षद नियम जिसको बोलते थे, कि कितने अधिकृत है, कितने शेयर्स इशू करने के लिए अधिकृत है और हर शेयर की कीमत क्या क्या होगी। तो ये सारा जो विवरण है वो कहां से आता है? वो हमारा आता है विवरण पत्रिका से। सबसे पहला स्टेप यही होता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यवसाय के लिए पैसे की जरूरत है भाई, तभी तो कंपनी कुछ काम कर पाएगी। तो जब ये इशू कर दिया गया उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से होता है कि अब पब्लिक को पता चल चुका है, जनता को पता चल चुका है कि कोई कंपनी अस्तित्व में आई है, उसको पैसे की जरूरत है। तो अब बहुत सारे लोग उस प्रोस्पेक्टस को देखते हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग होते हैं भावी इन्वेस्टर्स। भावी मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो भविष्य में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। वो लोग, उन लोगों को लगता है यार कंपनी काम ठीक कर रही है और इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है बेनिफिट मिले। तो वो लोग क्या करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था उसके बाद से एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? एप्लीकेशन करते हैं। प्रोस्पेक्टस में यह भी लिखा होता है कि किस बैंक में आपको अप्लाई करना है। क्या लिखा होता है? किस बैंक में पैसे जमा करने हैं। और साथ में आवेदन के साथ साथ, एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी होती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था, उसमें एक दो चीजें थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेदन राशि। आवेदन राशि को इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। अब मान लीजिए कि 10 रुपए किसी शेयर का अंकित मूल्य है। ठीक है। क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य समझते हैं, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। कितना है? 10 रुपए का। तो हमने बोल रखा है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 रुपए देना है। कितना देना है? 2 रुपए देना है। अब ये जो 2 रुपए मांगे गए हैं ये आवेदन के समय मांगे गए हैं। तो आवेदन के समय जो पैसे मांगा गया उसको बोलेंगे आवेदन राशि। तो इस आवेदन राशि के साथ ही आवेदन करना होगा और उसी शेड्यूल्ड बैंक में, हम लोग उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, हिंदी में बोला था अनुसूचित बैंक। कौन सी बैंक? जो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, पहले से विवरण में दे रखी होती है, वहां पर क्या करना होता है? जमा करना होता है। तो आपने आवेदन और आवेदन राशि के साथ भावी निवेशकर्ताओं जो है वो जमा कर देते हैं अनुसूचित बैंक में। अब इसमें एक दो चीजें और आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? 120 दिन और 130 दिन। ये क्या है? ये डायरेक्टली रिलेटेड है वैसे तो, बट आप समझ लीजिए, लिखा नहीं है तो इसका क्या मतलब है। देखो, जब भी कोई प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना कि हमें पैसे की जरूरत है, उसको जारी करने के बाद, विवरण देने के बाद 120 दिन के अंदर जो न्यूनतम अमाउंट है, न्यूनतम मतलब मिनिमम अमाउंट, कौन सी राशि? न्यूनतम राशि। ये न्यूनतम अभिधान आ जाना चाहिए। अभी न्यूनतम अभिधान क्या होता है, कैसा होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो, मान लीजिए किसी कंपनी ने बोला हुआ है कि हमें 10 लाख रुपए मार्केट से उठाने हैं, हमें 10 लाख रुपए के शेयर्स उठाने हैं, और जो भी मिनिमम अमाउंट, मान लीजिए 50, मतलब 9,50,000, कम से कम 9,50,000 रुपए आएगा तो हम इस इशू को सक्सेसफुल मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे। तो हो सकता है कि किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और 9,50,000 की जगह कम 7 लाख रुपए लोगों को नहीं इन्वेस्ट करने के लिए रुचि दिखाई। तो 10 लाख उनको करना था, 10 लाख में 10 लाख ना हो तो कुछ अमाउंट तक हो जाए, मिनिमम तक हो जाए। वो मिनिमम कितना होगा उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन उतना भी अगर नहीं हुआ तो फिर उस इशू को कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जो भी निर्गमन था, जो इशू प्रोसेस थी, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो एक दिन में तो कोई आ नहीं जाएगा। हो सकता है कि देखो, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड होने में टाइम लगता है, कोई जानकारी है अचानक से तो फैल नहीं जाती है। आजकल हालांकि जो अफवाहें हैं वो बहुत तेजी से व्हाट्सएप पर फैलती हैं, कोई कुछ भी बना करके डाल देता है और लोग बेचारे मानने भी लग जाते हैं। तो जो फेक न्यूज है बहुत तेजी से फैल रही होती है क्योंकि कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन ये सारे चीजें तो जो थोड़े से समझदार लोग हैं वही सारे लोग कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे अचानक से विश्वास नहीं कर लेते हैं। तो उनके पास जानकारी पहुंचे, पब्लिसाइज भी करती है कोई कंपनी जिसको पैसे उठाने होते हैं, लेकिन वो सारी चीजें
किसी के पास पहुंचने में समय लगेगा, तो 120 दिन यानी कि 4 महीने का उसको समय दिया जाता है कि आप 4 महीने के अंदर, 4 महीने से ज्यादा सही 120 दिन, क्योंकि महीना तो 31 का भी हो सकता है, 28 की फरवरी भी हो सकती है। तो आप ऐसे समझिए कि 120 दिन के अंदर उनको उतनी राशि उठा लेनी होती है मार्केट से। अगर न्यूनतम राशि भी उनको नहीं मिल पाई, क्या हुआ, नहीं मिल पाई, तो पूरा इश्यू कैंसिल हो जाता है। तो अब सवाल ये आएगा कि यार मान लीजिए 10 लाख रुपए उनको उठाने थे और उनकी मिनिमम जो भी न्यूनतम राशि थी वो 9 लाख रुपए की थी। अब 9 लाख की जगह अगर 5 लाख रुपए के आवेदन आ गए, तो लोगों ने आवेदन करने के साथ साथ आवेदन राशि भी दे रखी है, तो वो राशि तो वापस कर देनी चाहिए कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने तो जो शेयर्स इशू करने थे वो किए ही नहीं। तो वो बात बिल्कुल आपकी सही है, और इसीलिए 130 दिन की बात आ जाती है कि जब आप लोगों ने शेयर्स उठाने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया, विवरण जारी किया, लोगों ने आवेदन कर भी दिया, लेकिन जितना आपको उठाना था उसका न्यूनतम राशि भी नहीं मिल पाई आपको, तो आपने कैंसिल कर दिया। तो जब आपने कैंसिल किया तो आवेदन राशि भी आप वापस कर दोगे, और कितने दिन में वापस करोगे, प्रोस्पेक्टस जारी करने के 130 दिन के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ, 120 दिन तक तो आपने इंतजार किया कि हमें न्यूनतम राशि मिल जानी चाहिए, मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो आप क्या करोगे, अगले 10 दिन, और उस 10 दिन के अंदर आप पैसे वापस कर दोगे। और अगर आप पैसे वापस नहीं करते हो तो क्या होता है, सोचिए, अब कंपनी ने जारी किया, प्रोस्पेक्टस लिया, उसके बाद से अगर आप वापस नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सोचिए कि मान लीजिए मैं एक इंसान हूं, मैंने कोई पैसे आवेदन राशि कर दी, अब आवेदन राशि मेरी 4 महीने के लिए तो ब्लॉक हो गई, उस पर तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप 130 दिन के बाद से और देरी करते हो, तो हमारे यहाँ की जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बोलता है कि आपको 15% वार्षिक ब्याज की दर से उनको इंटरेस्ट देना होगा। किसको, जिन लोगों ने ऑलरेडी आवेदन किया हुआ था, क्योंकि आप उनको और देर क्यों कर रहे हो, वैसे भी आपने उनका इंटरेस्ट का पैसा तो खा ही लिया है, या नहीं भी खाया, पड़ा हुआ है, लेकिन जो आवेदन करता है उसने तो सोचा था कि उसको शेयर्स मिलेंगे, वो तो मिल नहीं रहे, तो आप उसको इंटरेस्ट दोगे अगर आपने 130 दिन के अंदर वापस नहीं किया। तो ये दूसरी प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि उनकी न्यूनतम राशि मैच कर जाती है, तो शर्त है ये, समझिए, अगले स्टेप पर आप तभी जा पाएंगे, यहां से यहां तब जा पाएंगे जब ये शर्त पूरी होगी। और ये शर्त क्या है, न्यूनतम अभिधान की कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हो जाए। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद से फिर कुछ कानूनी औपचारिकताएं होती है, लीगैलिटीज होती है, उन सबके बाद फिर क्या होता है, फिर आप आवंटन करते हो, अलॉटमेंट करते हो। अब अलॉटमेंट के टाइम पर भी आप पैसे मांगते हो, ठीक है, पहले आपने एप्लीकेशन के टाइम पर मांगा, उसके बाद से जब आप आवंटन के समय मांगते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी, ठीक। अब अलॉटमेंट मनी से क्या हुआ, मान लीजिए 2 रुपए आपने एप्लीकेशन के टाइम पर मांगा था, और मान लेते हैं कि हमने 3 रुपए कब मांग लिया, 3 रुपए हमने मांग लिया जब हमने अलॉट किया शेयर, तो अब हर शेयर पर हमें 5-5 रुपए मिल जाएंगे, ठीक। और अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर ही, जब आप अलॉटमेंट हो चुका है, उसके बाद ही कोई अंशधारक बन पाया, क्या बन पाया, शेयर होल्डर बन पाया। और उस टाइम पर कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैध कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कैसा हुआ, वो लीगल है, उसकी बाध्यता है, उसको लोग मानते हैं, उसकी मान्यता है, उसको आप किसी कोर्ट में लेकर के ले जाओगे तो वो माना जाएगा। एप्लीकेशन में तो आपने अप्लाई करवाया, लोगों ने, हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और आती है निकल करके, मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए उठाने थे और 10 लाख के लिए आपने 1 लाख रुपए के 10 रुपए के 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए थे। अब 10 रुपए के 1 लाख शेयर्स की जगह मान लीजिए 1.5 लाख लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, और जो डिमांड आ गई वो आ गई कितने, 1.5 लाख शेयर्स की, कि हम 1.5 लाख शेयर्स भी खरीद सकते हैं, आपको तो जारी करने 1 ही लाख। तो जितने आप जारी कर रहे हो ना, उतने ही आप आवंटित करते हो। तो 50,000 लोग, जो 50,000 शेयर्स खरीदने वाले लोग थे, उन लोगों को क्या हो जाएगा, उन लोगों को तो शेयर्स मिलेंगे नहीं। तो आप क्या करते हो, जब ये दोनों चीजें हो जाती है, न्यूनतम अभिधान हो जाता है और कानूनी औपचारिकताएं उसके बाद हो जाती हैं, तो आप सबसे पहले पत्र भेजते हो, लेटर्स भेजते हो। एक कुछ लोगों को भेजते हो अलॉटमेंट लेटर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवंटन पत्र, और जिन लोगों को आप शेयर्स नहीं दे रहे हो उन लोगों को आप बोलते हो खेद पत्र, ठीक है। आप बोलते हो कि हमें दुख है कि आपको हम नहीं दे सकते क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया, हमारा जो भी अलॉटमेंट था, जो भी हमारा इशू था उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो इसमें क्या हो जाता है, आवंटन पत्र और खेद पत्र, जब जिसको आवंटित करना उसको पहुंच गया और जिसको नहीं देना उसको खेद पत्र पहुंच गया, उसके बाद ही वैध अनुबंध बनता है और अंशधारक कहलाते हैं, और साथ में उन लोगों से जो पैसे लिए जाते हैं स्टेज पर उसको बोल देते हैं आवंटन राशि, अलॉटमेंट मनी, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज है, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के शेयर के बाद से हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद कंपनी को और जरूरत पड़े अपनी आवश्यकता के हिसाब से, तो कंपनी बोलेगी तुमने 10 रुपए की बात खरीदने के लिए कही हुई थी, अभी तक तो तुमने 5 रुपए दिए हुए हैं, तो यार ऐसा करो कि मुझे और रुपए चाहिए। तो इसने फिर 2 रुपए और मांग लिए। कितने मांग लिए, 2 रुपए और। अच्छा, तो बाद के एक साथ 5 रुपए मांग सकते हैं क्या, तो यहां पर जो नियम है वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी भी समझ लो 2 चीजें होती हैं। जो भी इसका अंकित मूल्य होता है ना शेयर का,
उसके 25% से ज्यादा नहीं मांग सकते हैं कॉल में। जब मांगा जा रहा है इसको बोलते हैं याचना करने वाली बात है, याचिका। तो जब आप याचिका कर रहे हैं या मांग रहे हैं या कॉल्ड अप, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 25% से ज्यादा नहीं हो सकती किसकी, फेस वैल्यू की। और अब याद करिए हम लोगों ने तीसरे वीडियो में, इसी चैप्टर के तीसरे वीडियो में जो उदाहरण लिया था उसमें 2, 3 और 3 किया था। तो 10 रुपए के हिसाब से 3 रुपए तो 30% हो गया, तो वो उदाहरण तो गलत हो गया। अब वहां पर उदाहरण इसलिए भी दिया गया, आपकी किताब में भी वैसे वही उदाहरण दे रखा है, क्योंकि आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे थे कि अलॉटमेंट मनी क्या हो सकती है, एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल, और रिजर्व मनी क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। कैपिटल की बात हो रही थी वहां पर, रिजर्व शेयर कैपिटल। तो वो जो चरण था वो बताया जा रहा था। यहां पर आप समझिए कि टेक्निकली बात यह है कि 25% से ज्यादा आप एक साथ नहीं मांग सकते हो। तो अगर 10 रुपए का है तो आप 2.5 रुपए से ज्यादा एक साथ नहीं मांग सकते। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपने एक बार पैसे मांग लिए तो उसके बाद दूसरी बार अगर आपको मांगना है तो आप कम से कम 1 महीने का टाइम लोगे, 1 महीने के अंदर फिर से वापस पैसे नहीं मांगोगे। ये नॉर्मली ऐसा नियम चलता है। अब क्या हो गया, आपने मांगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट कॉल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। और इसके लिए जो अकाउंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। क्या बोलते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, अब एक बात यहां पर और समझिए, मान लीजिए 2 रुपए हमने यहां पर मांग लिया, उसके बाद से अगली बार में पैसे मांग सकते हैं, है ना, कभी और। कब मांगेंगे पैसे, ये डिपेंड करता है डायरेक्टर्स पर। डायरेक्टर्स क्या सोचते हैं, डायरेक्टर्स सोचते हैं कि कंपनी को कब कब जरूरत पड़ रही है, जब जैसी जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से उन लोगों से पैसे मांग लो। अब यहां पर आपने 1 महीने बाद से फिर से सेकंड कॉल कर सकते हो, थर्ड कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कोई तो ऐसी कॉल होगी जो आपकी फाइनल कॉल होगी। और इसमें रिजर्व शेयर कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। रिजर्व शेयर कैपिटल में क्या होता था कि आपने कुछ पैसा बचा करके रख लिया है, उसको आप तब ही मांगोगे जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी। क्यों, क्योंकि लेनदारों की सहूलियत के लिए, कि वो पैसा तो कम से कम लेनदारों को मिल जाएगा। अगर वो नहीं भी कॉन्सेप्ट रखना है तो क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने मान लीजिए थर्ड कॉल हमारी आखिरी कॉल है, क्या है, थर्ड कॉल ही हमारी आखिरी कॉल है, तो उसको हम लोग लिखेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। क्या लिखेंगे, थर्ड एंड फाइनल। तो अगर दूसरी ही फाइनल होती तो इसका मतलब यहां पर ही मत समझ कि तीसरी ही फाइनल होगी, हमेशा चौथी भी हो सकती है, तो लिखेंगे फोर्थ एंड फाइनल कॉल। तो उसमें एंड फाइनल भी जोड़ देते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे तृतीय और अंतिम मांग, और हिंदी में कोई लिखता नहीं, आपको पता है क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग का पूरा काम ही हमारा इंग्लिश में हो रहा होता है, तो ये भी हम लिख देते हैं। अब यहां पर एक बात समझिए, एक और बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये जो ब्रेकडाउन है वो नॉर्मली इस तरह का हो रहा होता है कि पहले आप अप्लाई करते हो, उसके बाद से अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, थर्ड एंड फाइनल आ गया, ऐसे चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन के टाइम पर कोई कंपनी शेयर होल्डर से पूरा पैसा नहीं मांग सकती। 10 रुपए का शेयर है तो वो बोल सकती है पहले से ही कि आप मुझे 10 के 10 रुपए दो स्टार्टिंग में ही। जब आप अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम पर हमें पूरे पैसा दे दो। तो पूरा पैसा अगर वो स्टार्टिंग में मांगेंगे तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनकी बात बनती नहीं है। समझो, ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही सिस्टम रहेगा। हो सकता है कि सीधे सीधे उन्होंने पहले एप्लीकेशन पे मांगा, किसी भी हिसाब से मांग सकते हैं, एप्लीकेशन पे मांगा, फिर अलॉटमेंट में बाकी का पूरा मांग लिया एक साथ। हो सकता है फर्स्ट कॉल में ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दिया तो पूरा मांग लिया, तो कंपनी पर ही निर्धारित करता है ये सब, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पूरी जो बात है आप समझ लो। अब इसमें एक चीज छोटी सी जो बची थी, लिखने का फायदा ये होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कुछ चीजें ऐसी होती है तो ध्यान नहीं रह जाती कि मुझे ये भी बताना था, ठीक, इसीलिए लिखने का फायदा रहता है। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप ये सारी चीजें देख लो। लेकिन कई बच्चे ऐसा करते हैं, और आप लोगों में से क्या करते हैं, जो मैं लिखा होता है ना, तो मैं जो बोलता हूँ वो सुनते नहीं है, वो सारी चीजें बोर्ड पे पढ़ने लग जाएंगे। यार वो तो रहेगा, उसका तो स्क्रीनशॉट लेकर के कभी भी देख लेना, और नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। आप समझ लो कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। और इसीलिए मैं बोर्ड नॉर्मली पूरा भरा नहीं करता था, लेकिन कई लोगों ने बोला कि सर नोट्स बनाने में आसानी होती है, और वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लिख लो, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अलग से, लेकिन आप समझो कि हो क्या रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, अभी शेयर्स 2 तरह से इशू किए जाते हैं, तरीका तो एक ही है, 2 तरह के टर्म्स हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक होता है कि शेयर है वो एट पार इशू किया गया है, क्या किया गया है, एट पार, और दूसरा बोला जाता है एट प्रीमियम इशू किया गया है। अब इनका क्या मतलब होता है, मान लीजिए 10 रुपए का कोई शेयर है जिसका अंकित मूल्य 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अब 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए पहले ही इशू किया गया तो हम लोग बोल देते हैं कि ये चीज एट पार इशू की गई। क्या बोल गई, एट पार, सम मूल्य। सम मूल्य मतलब जितना था उतने पर ही इशू कर दिया गया, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सम मूल्य। ये कब होगा, जब आपका इशूड प्राइस, निर्गमित मूल्य जो है वो किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य के। मैंने मूल्य लिख दिया है, ठीक। तो अभी निर्गमित मूल्य जो है वो एट पार पर हो जाएगा जब 10 का 10 रुपए में हुआ। अब मान लीजिए 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए में इशू कर रहे हो, कितने में कर रहे हो, 12 रुपए में। तो यहाँ पे जो 2 रुपए है ना एडिशनल, 10 रुपए था भाई फेस वैल्यू, तो जो 2 रुपए एडिशनल है वो बोलते हैं कि ये प्रीमियम है। क्या है, प्रीमियम है। तो आप सोचो कि यार कोई 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में क्यों खरीदेगा, इसलिए खरीदता है। और नॉर्मली हमेशा ही ऐसा होता है, ज्यादातर जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, बनी बनाई कंपनी, उनकी एक गुडविल होती है। गुडविल समझते हैं, जैसे मान लीजिए
मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, मेरा कॉलेज है बिट्स पिलानी, ठीक, मैं बिट्स पिलानी से मैंने पढ़ाई की थी। तो बिट्स पिलानी एक कॉलेज है जिसको बहुत सारे लोग इंडिया में जानते हैं। एकदम वैसी ही बिल्डिंग आपने दूसरी बना दी। आपने एक तो बिट्स पिलानी बनाया, एग्जैक्टली सेम वैसी ही बिल्डिंग आपने दूसरी जगह बना दी, सारे क्लासेस वैसे हैं, सब कुछ वैसा है। तो इसमें जो दूसरी नई बिल्डिंग है उसकी कीमत ज्यादा होगी या जो बिट्स पिलानी है उसकी कीमत ज्यादा होगी? अब कुछ लोग होंगे चकरा जाएंगे, सोचेंगे कि सर ये तो नई बिल्डिंग बनी है। नई नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं एग्जैक्टली वैसी बिल्डिंग है, ठीक है, पुरानी और वैसा ही सब कुछ रखा हुआ है। तो देखो ये जो नई बिल्डिंग है इसका कुछ नाम नहीं है, समझ रहे हैं, इसको लोग जानते नहीं है, तो इसकी गुडविल नहीं है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, एक ब्रांड नहीं बना हुआ है, एक ट्रेडमार्क नहीं है। तो अभी आप नए साबुन की कंपनी लगा लीजिए, साबुन बनाना बहुत आसान होता है, कक्षा 10 में साइंस में पढ़ाया जाता है साबुन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कक्षा 9 और 10 में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कभी। तो साबुन तो आप भी घर में बना सकते हो। अब आपका साबुन तो नहीं बिकेगा, बिकेगा क्या? डिटॉल बिकेगा, लक्स बिकेगा, जो भी है, लाइफ बॉय। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग हो चुकी है, उनका लोग नाम जानते हैं। तो जो ब्रांड है वो भी प्रीमियम लेकर के आता है, जो गुडविल है वो भी प्रीमियम लेकर के आता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो प्रीमियम लेकर के आ रही होती हैं, और इसीलिए 10 की बजाय 12 रुपए या 15 रुपए, और आपको बताऊं ना बहुत ही ज्यादा प्रीमियम चलता है। तभी HDFC बैंक है हमारे यहाँ पर, उसका शेयर लगभग 1000 रुपए का चल रहा है मान लीजिए, और उसका जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है। तो स्टॉक एक्सचेंज में तो समझिए कि 990 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, समझ रहे हैं, एक शेयर पर। क्यों? क्योंकि गुडविल होती है और हम उसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे होते हैं कि बहुत अच्छी सी कंपनी ग्रो करने वाली है, इस तरह की चीजें रहती है। तो हमेशा ही नहीं, लगभग ज्यादातर प्रीमियम पर शेयर बेचा जा रहा होता है, ठीक है। एकदम नई कंपनीज होती है वो लोग पार पर बेचती है, और कभी कभी ऐसा होता है किसी कंपनी को बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो वो क्या कर देते हैं, डिस्काउंट पे भी शेयर बेच देते हैं। क्या बेच देते हैं? 10 रुपए का शेयर और कम में भी बेच सकते हैं। वो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन वो भी हो जाता है तो उसको बोल देते हैं कि डिस्काउंट पर सेल किया गया है। तो अभी आप क्या समझ लो, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस आएगा, प्रोस्पेक्टस के बाद से लोग अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी के साथ, उनमें से कुछ लोगों का पैसा आप वापस कर दोगे। क्यों? क्योंकि उनको आपने खेद पत्र भेज दिया है। क्या भेज दिया है? खेद लेटर ऑफ रिग्रेट कर रहे हो आप कि हमें अफसोस है, हम आपको शेयर्स नहीं दे पा रहे हैं। और जिन लोगों को आप आवंटन पत्र भेज रहे हो, अलॉटमेंट लेटर, उन लोगों को आप शेयर्स दोगे, फिर उनसे आप अलॉटमेंट मनी लोगे, फिर फर्स्ट कॉल पर लोगे। तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए ही अकाउंटिंग होगी, ध्यान रखिएगा, इन्हीं सारी प्रक्रियाओं के लिए। कैसे होगी हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए इतनी मेहनत से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो डेफिनेटली नहीं करता, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य ये भी है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो ऑनलाइन क्लासेस सारी चीजें मिल रही हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों को जो नहीं मिल पा रहा है वो सारी चीजें भी मिलती रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, आप भी सहयोग करें हमारे इस काम में। और जो भी समस्याएं आ रही हैं, कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लेकर के जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।